सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब हम उदास हो जाते हैं, कभी ऐसा मौका आता है जब हम बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन जब निराशा में डूबे बैठे रहते हैं तो हमें हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे हमें हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि काम बहुत जल्दी से पूरा हो जाएगा और निराशा खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे व्यक्तियों को हम याद करते हैं, कुछ ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं जब हमारे भीतर हौसले का संचार होता है। वो उनकी जो पूरा जीवन जो रहता है वो प्रेरणादायक होता है। हाँ, अगर हम उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर की जो निराशा है वो अपने आप ही खत्म होने लगती है। तो निराशा के समय आंसू बहाने की बजाय बल्कि कुछ ऐसी बातें याद करें, कुछ ऐसी पराक्रम वाली बातें करें, प्रकाश की बातें याद करें, तो फिर हमारा मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। संघर्ष को अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि हम आगे कर सकते हैं संघर्ष। वो तो कहा गया है ना कि हम जब दूसरों का दुख देखते हैं तो अपना दुख बड़ा हल्का लगता है। तो ऐसी कुछ बात हम करने वाले हैं। आज विषय है गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व। इस मुद्दे पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, वो लिख भेजें विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs Mumbai। और जब समय बदलता है, कई बार हमें बड़ी आसानी से कामयाबी मिल जाती है और कई बार हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, बार बार किसी काम को करते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है। तो जब संघर्ष का समय होता है तब भी यही बात होती है कि हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब संघर्ष का समय हो, बस हम इसमें से कैसे निकले बाहर, इस जगह से हम इस संघर्ष को कैसे पीछे, लेकिन संघर्ष तभी हम उस सफलता की तरफ जा सकते हैं जब उस संघर्ष से जब हमें सफलता मिलती है तो हमें लगता है कि हाँ भाई, हमने इस पड़ाव को पूरा किया या इस चीजों से हम जूझे, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि हम, यानी कि हम कर सकते हैं, हम उसमें हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस चीजों को पार कर सकते हैं। यही विषय है, व्यक्तित्व निखारता है संघर्ष। क्योंकि जब हम जितना, वो कहा जाता है ना कि सोने को जितना तपाएंगे उतना ही निखरेगा। तो आपका अपना काम, जितना ही अपने काम को आप तपाएंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही उजला होगा। बिल्कुल। और ये था एक मुद्दा, इस पर श्रोताओं के विचार हम आमंत्रित कर रहे हैं। और सखी विशेष के अंतर्गत हम कोनेरू हम्पी के बारे में बात करेंगे। खेल की दुनिया बहुत विराट है, तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए। मतलब श्रोताओं से हम कह रहे हैं कि आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि बचपन में आप कौन से खेल खेला करते थे, आपको कौन सा खेल पसंद है। हाँ, और खेल में हार जीत वाली बात भी बताइए कि मन में ऐसा लगता था कि हम जीत जाए, हमारी टीम जीत जाए। और इसको लेके, जीत को लेकर ऐसा तो नहीं कि आपने थोड़ा सा चीटिंग भी की हो। हाँ, ये भी, जैसे हम भाई बहन के साथ में जब खेलते हैं तो ये चीज चलती है। यहाँ पर एक बात मैं बताती हूँ कि जब हम बचपन में खेलते थे, खेलते खेलते वो बहुत ही जो लड़कियों वाले खेल होते हैं वही खेला है, खो खो और इस तरह के खेल जो है खेलते थे। तो एक बार खेल में मेरी टीम हार गई और मैं बहुत दुखी हो गई, रोती हुई घर गई। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा अरे मैं तो हार गई, इतने अच्छे से खेला हम सब ने, सारी सहेलियों ने, लेकिन हार गए हम। तो मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, एक की हार होती है, एक की जीत होती है। अगर जो जीत गए हैं तो उसकी माँ उसे कह रही होगी कि हाँ शाबाश बच्चे, लेकिन अगर तुम जीत जाती तो उसकी माँ भी तो उसको हो सकता डांटती, हो सकता कहती क्यों हार कर आई, तो इससे अच्छा है कि तुम हार कर आई, तो उसको शाबाशी मिलेगी। तो ये कुछ अजीब सी बातें भी माँ, तो अपने अंदर ही होना चाहिए कि अगर असफल हुए भी हैं, हारे भी हैं, तो वो भी हमें कुछ सिखा के जाता है। वो गलती हम वापस नहीं करेंगे तो हो सकता है हम अगली बार जीत जाए। खेल की दुनिया में जब जाते हैं तो खान पान का बड़ा महत्व होता है, बहुत ज्यादा। डाइट, शुरू से ही अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। और ऐसी एक औषधि कहेंगे या फल कहेंगे उसे, आंवला, जारे वो तो ऐसा है कि उसको औषधि ही, और स्वाद भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि केवल औषधि के नाम पे लगता है ना कड़वा कड़वा सा होगा या पता नहीं
लें कि नहीं लें। मीठा मीठा भी होता है उसका मुरब्बा, तो मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा मीठा भी होता है, उसका स्वाद तीखा भी है, मीठा भी है, हर तरह का है, जैसा आप बनाना चाहें। हाँ, तो आंवले के गुण क्या क्या हैं ये भी बताएंगे, आंवले के स्वाद व्यंजन के अंतर्गत हम बात करेंगे। फिलहाल हम सखियों और सखाओं को सुनवा देते हैं ये गाना। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे, रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ, बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया। ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ, और इस गाने में फिल्म का नाम छिपा हुआ है। और आती कभी कभी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ऐसी मनोदशा हमारे सामने होती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अक्सर हम इन परिस्थितियों से डरकर हार मानकर बैठ जाते हैं और फिर या तो किस्मत को कोसते हैं या परिस्थिति को, लेकिन डर बहुत लगता है इस बात से। बिल्कुल। और इस समय जैसे हमने पहले ही बात करी कि इस समय ऐसा समय होता है जब हमें किसी महापुरुष के बारे में सोचना चाहिए या किसी ऐसी नारी के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने बहुत कुछ अपने हासिल किया अपने जीवन में संघर्षों के बाद। तो ऐसे लोगों को हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं या उनके बारे में बात करते हैं ना, तो एक अलग से हमें एक उम्मीद मिलती है कि नहीं, हम भी इस काम को कर सकते हैं, हम भी इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और जीत सकते हैं अपनी चीजों को। और आज प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व के इस दिन को हम याद करें गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि इंसान को
को किसी से डरना नहीं चाहिए, ना ही किसी को डराना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियां बुरी हैं, एक हमें कायर बना देती है, दूसरी अत्याचारी। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना बिहार में हुआ था। इनकी माता जी का नाम गुजरी देवी और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु माने जाते थे। जी, और गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों को अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए बलिदान कर दिया और कभी भी अत्याचार के आगे हार नहीं मानी थी उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं और गुरु जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजारा था। और उनका ये भी कहना था कि जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। इनकी वीरता के किस्से और इनके उपदेश हमें जीवन को सही तरह से जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन का सही तरीका सिखाते हैं। जब मुगलों से गुरु जी का भयानक युद्ध हुआ था तो उसमें गुरु जी की जीत हुई थी और गुरु जी को अत्याचारी मुगल शासक की मृत्यु का पता लगा। उस शासक ने मरते समय तक एक पत्र भी लिखा था उन्हें। बिल्कुल, और वो पत्र कुछ इस तरह था कि हैरानी इस बात की है कि जो सब कुछ लुटा चुका था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी लुटा चुका था, मतलब उन्होंने अपने बेटों को खो दिया था अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते, वो फतेहनामा लिख रहा था, यानी कि उन्होंने जीत हासिल करी। उसके बाद वो फतेहनामा लिख रहा था और जिसके पास सब कुछ था, यानी कि वो शासक, वो शिकस्तनामा लिख रहा है। इसका कारण ये था कि गुरुजी ने युद्ध अत्याचार के खिलाफ लड़ा था, ना कि किसी निजी लाभ के लिए। आज हम इस प्रकाश पर्व को मनाते हुए गुरुजी से सबके लिए ये कामना करते हैं कि वो सभी के जीवन को सच्चाई और अच्छाई से जगमगा दें इस प्रकाश पर्व पर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक होहे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। आरती कहाँ खो गई? आप लगता है श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ने लगी। देखिए ना, श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां आई है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रकाश पर्व के रूप में जो दिन मनाया जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज के दिन उनका ये प्रकाश प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पटना के हरमिंदर साहिब और पंजाब के अमृतसर में ये कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रकाश पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज चुरा तुड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। शौर्य, बलिदान और धर्म रक्षा के प्रतीक सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धापूर्वक स्मरण उनके अद्वितीय साहस, सत्य और सेवा के आदर्श युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे। और इसी में आगे लिखा हुआ है, नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक प्रत्येक वर्ष पौष माह की सप्तमी तिथि पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। नानक शाही कैलेंडर को देखते हुए पौष सप्तमी पर ही इनकी जयंती मनाई जाती है और इसके अलावा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर 1966 में इनका जन्म हुआ था और अधर्म और अन्याय के विरुद्ध इनकी लड़ाई थी। इस तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है और कुछ लगभग इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा
लिखा है कि दुनिया का इतिहास ऐसे असंख्य लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत संघर्ष से जीवन में सफलता पाई। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। संघर्ष एक प्रकार से प्रकृति प्रदत्त होता है। ये भी गौरतलब है कि संघर्ष के अभाव में हमारी शक्ति अविकसित रह जाती है। यदि परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता कि हमारा जीवन बिना अवरोधों के सरलता से चलता रहता तो हम पंगु रह जाते। संघर्ष सफलता के लिए आवश्यक होते हैं और संघर्ष से मिली सफलता बहुत सुखमय होती है। तभी हमारे व्यक्तित्व में सोने जैसी चमक आती है। दूसरे शब्दों में कह लें तो संघर्ष से निकलने के बाद जो परिणाम मिलता है वो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। ये जो संघर्ष से व्यक्तित्व को कैसे निखारे उस बात पर इनकी टिप्पणी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज के दिन उनका ये प्रकाश पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पटना के हरिमंदिर साहब और पंजाब के अमृतसर में ये कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। आंखें मीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा करना क्या है तन्हा जीत, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। आरती क्या सोच रही हैं? आपको एक किस्सा याद है क्या? कौन सा? अब चलिए हम शुरुआत कर देते हैं तो शायद याद आ जाएगा। एक बार एक आदमी को बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का
कोकून दिखाई पड़ा। याद आया आपको? आने लगा ना। अब आगे सुनिए। अब वो आदमी हर दिन उसे ध्यान से देखता और फिर आगे चल देता। अब तो पूरा याद आ गया होगा। आ गया, बिल्कुल। है ना? एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। अगर याद आ गया है तो आगे बताइए फिर क्या हुआ? बिल्कुल, अब मैं बताने ही जा रही हूँ। तो उस आदमी ने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करते रहने के बाद भी वो निकल नहीं पा रही थी। फिर कुछ समय बाद वो बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसने हार मान ली हो। ये देखकर उस आदमी ने उस तितली की मदद करने की बात सोची और उसने एक कैंची उठाई और कोकून के मुंह को इतना बड़ा कर दिया कि तितली आसानी से बाहर निकल जाए। अब ये कहानी हम बता क्यों रहे? क्योंकि संघर्ष से निखरता है व्यक्तित्व। अब आगे की कथा जरा सुन ली जाए। और हुआ बिल्कुल ऐसा कि तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई। पहले तो उसने खूब संघर्ष की कोशिश की, लेकिन हार कर बैठ गई। पर उसका शरीर थोड़ा सा सूज गया था, पंख उसके सूखे हुए थे और उड़ना तो दूर की बात, वो पंखों को फड़फड़ा भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में एक चिड़िया ने उस पर झपट्टा मारा और उसे चोंच में दबाकर उड़ गई। दरअसल जब तितली उस कोकून से निकलने की जिद करती है तो उस छेद से निकलने के संघर्ष में उसके पंखों में रक्त का संचार होता है। रक्त का संचार जब होता है तो तितली उड़ने लायक हो जाती है और बड़ी फुर्ती से उड़ती है। कभी तितली को पकड़ने की कोशिश की है? पकड़ में आई थी? पकड़ी है। बचपन में बड़ी कोशिश करते थे सब भाई बहन मिलके, तो कहीं एक तितली पकड़ में आती थी। लेकिन बड़े होने के बाद वो कोशिश नाकामयाब हुई। अब तो जो मोबाइल का जमाना है तो कभी तितली एक तो कभी दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत कम दिखती है। जब कभी दिख गई तो हम दौड़ते हैं कि जल्दी से इसकी फोटो ले लें, वीडियो बना ले और फिर उसे उड़ जाती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इंसान के जीवन में भी अगर ममता जी देखें तो कठिनाइयों का भी यही महत्व है। हमारे रास्ते में आने वाली जो भी परेशानियां हैं वो हमें शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो, वो हमें मजबूत ही बनाती हैं और जीवन में आने वाले बड़े तूफानों का सामना करने के लायक बना देती हैं। अगर परिस्थितियों से जूझे बिना हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम कभी भी अगर कोई छोटी सी परेशानी भी हमारे सामने आ जाएगी ना तो हम उससे हार मान के बैठ जाएंगे कि वो हमें इतनी बड़ी लगेगी कि अरे हमने तो कभी कुछ ऐसा सामना ही नहीं किया, अब क्या करें। बिल्कुल। तो ऐसी चुनौतियां और संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को निखार देते हैं और हम बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करके अपने अनुकूल बनाने के लायक बन जाते हैं। बिल्कुल सही। बिना संघर्ष के जब कोई चीज मिल जाती है, उपलब्धि भी मिल जाती है, तो उसका मोल नहीं पता होता है। जब बहुत कहते हैं कि चप्पलें घिस कर जब आप कोई कामयाबी पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा अनमोल होता है। ये एक उदाहरण यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे जो आज जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को बहुत कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेल खिलौने हो। वो एक लैपटॉप पर गूगल पर उन्हें सारी जानकारियां हासिल हो जाती हैं। लेकिन इस पीढ़ी से पहले जो बचपन था, हमारा और आपका बचपन था, तो उसमें पढ़ाई के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता था। अगर कोई मान लीजिए गणित का कोई समीकरण, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसे घंटों हम जूझते थे, कैसे करें। फिर किसी से पूछते थे, उसे भी अगर नहीं आ रहा तो फिर टीचर तक जाते थे। फिर तो इस चक्कर में 2 दिन का इंतजार होता था, तो हमारे जहन में चलता रहता था कि हमें ये सवाल नहीं आया। अंदर ही अंदर हम उसको हल करने की कोशिश करते थे और कई बार उस सवाल का हल मिल भी जाता था। लेकिन अभी जो पीढ़ी है उन्हें एक क्लिक पर सब कुछ मिल जाता है। नहीं आया तो अच्छा, आधा किया है, देख लेते हैं आगे का क्या होगा, चलो सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये जो कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन तकनीक की दृष्टि से कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं, खामियां भी हैं। तो वो बच्चे उसके आदी होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं, तो उनके संघर्ष करने की आदत खत्म हो रही है। तो जीवन में संघर्ष करने की अगर आदत बनी रहेगी तो आप हमेशा उपलब्धियों के लिए लालायित रहेंगे। बिल्कुल। और कठिन समय हो या संघर्ष का समय हो, वो क्या करते हैं ना, वो हमें लीक से हटकर सोचने और समस्याओं से निपटने के लिए नए तरीके आजमाने की हिम्मत भी देता है और हमारी सोच को रचनात्मक बनाता है। संघर्ष का समय हमें साहसी, आत्मविश्वासी, विवेकी बनाता है और जब हम परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे होते हैं तो वो समय होता है जब हमारे अंदर समस्याओं को हल करने का गुण विकसित होता है और परिस्थितियों से जूझने की कला हमें बुरे समय से बाहर निकालने में मदद करती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब हम संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं तो वो अनुभव हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। कहना गलत नहीं होगा कि संघर्ष हमें मानवीयता भी सिखाता है और हम सब एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। और
गाना सुनते हैं अब ये। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे। बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की और साथ में आशा भोसले की आवाज़ थी। अब हम बातें कर रहे हैं संघर्ष के। संघर्ष से निखरता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे श्रोता भी इन बातों से सहमत है। एक श्रोता ने लिखा भी है कि मुसीबतों से निखरती शख्सियत इस बात में तो दम है, जिंदगी में जितना भी संघर्ष कर लो पर वो तो कम है। पहाड़ों से टूटा हुआ पत्थर भी अपनी कहानी बताता है, जो हजारों ठोकरें खाता देवता बनकर पूजा जाता है। जिसने ज्यादा कष्ट उठाए इस क्षणभंगुर जीवन में उसने उतना ही गौरव पाया है इस जग में उपवन में। प्रकृति हमको शिक्षा देती है सदा धैर्य से जीवन जीने की, निज कर्तव्य को करने की, सुख दुख मधुसम पीने की। कभी नहीं हम डरते संघर्षों को जीवन में जब पाते हैं, संघर्ष तो हमारे जीवन में नित्य नए उपहार दे जाते हैं। ये इन्होंने कविता की शैली में ये बात लिखी है। और एक और है श्रोता जो लिखते हैं कि दुनिया का इतिहास ऐसे असंख्य लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत संघर्ष से जीवन में सफलता पाई। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। संघर्ष एक प्रकार से प्रकृति प्रदत्त होता है। ये भी गौरतलब है कि संघर्ष के अभाव में हमारी शक्ति अविकसित रह जाती है। यदि परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता कि हमारा जीवन बिना अवरोधों के सरलता से चलता रहता तो हम पंगु बनकर रह जाते। संघर्ष सफलता के लिए आवश्यक होते हैं और संघर्ष से मिली सफलता बहुत सुखमय होती है। तभी हमारे व्यक्तित्व में सोने जैसी चमक आती है। दूसरे शब्दों में कह लें तो संघर्ष से निकलने के बाद जो परिणाम मिलता है वो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, पढ़कर सुनाती हूँ। लिखा है कि ये बड़ी सही बात है कि आप दोनों ने किसी की बातें करके हम सबको सांत्वना दी है। परसों हमारी सहेली का ऑपरेशन हुआ। वैसे तो वो बहुत ही बहादुर है पर थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। आज जब हम उससे मिले बहुत हंसाया। वो
भी विविध भारती की कई बातें बताकर और कुछ गीतों की लाइनें बताकर मस्त कुछ गुरु की बातें बताई, तो अब वो एकदम मस्त है। हमने साथ में पालक, गाजर, टमाटर, लौकी का मस्त सा सूप पिया। क्या बात है भाई, हमारी ओर से शुभकामनाएं, जल्द स्वस्थ हो जाएं। और अगर सखी सहेली की बात से उन्हें प्रेरणा मिलती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमें ये जानकर खुशी मिल रही है और चुनौती हमारे लिए और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष हमारी छिपी क्षमताओं को जगाने का जरिया है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होता है हम अपने आप को दुर्बल मानते रहते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तब हम उससे संघर्ष करते हैं और हमें स्वयं की वास्तविक क्षमताओं का ज्ञान होता है। ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। जब वो परिस्थिति सामने आती है ना बुरी से बुरी, जब हम उससे जूझते हैं तब हमें एहसास होता है कि नहीं हम कर सकते हैं इस चीज। ये इंसान की सहज प्रक्रिया है कि इंसान जब बड़ी मुसीबत देखता है तो लगता है कि ना बाबा हमसे तो ये काम, कोई बड़ा काम आता तब भी हम यही सोचते हैं नहीं ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब कूद जाते हैं उस काम में तो पूरा भी हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सफलता केवल तकनीक कौशल के बारे में नहीं है, ये आपको खुद को प्रस्तुत करने और दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके के बारे में है। यहीं पर व्यक्तिगत विकास अपरिहार्य हो जाता है। अपने व्यक्तित्व के आवश्यक पहलुओं को निखारकर अपने करियर की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ाकर एक स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात कहना बहुत जरूरी है कि ये जो संघर्ष की बात है, अचानक से किसी को संघर्ष करने के लिए कह दिया जाए तो वो कोई ऐसे ट्रॉफी नहीं है कि वो ले लेगा और कर डालेगा। ये आदत शुरू से बचपन से डाली जाती है, तो हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों में ये संघर्ष की आदत डाली जाए। ये नहीं कि मतलब हर चीज हम उनको आसानी से दे देंगे, चीजों को उनको सहूलियतें प्रदान कर देंगे ना, तो फिर वो चीजों को समझेंगे कि वो तो हमारे पास सब कुछ हमें आसानी से मिल जाएगा, हमने बोला और हमारे पास आ गया। इसकी अहमियत बताना बहुत जरूरी है कि दुनिया में जीवन में किस तरह की मुश्किलें आती हैं। जैसे बहुत सारे घरों में माता पिता बहुत समृद्ध हैं, उनका परिवार बहुत समृद्ध है आर्थिक रूप से, स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी कार में मतलब एयर कंडीशन में बिठा के ले जाना फिर ले आना, ये सब होता, बड़े होने तक यही आदत पड़ी रहती है। तो जब कभी वो बाहर की दुनिया गर्मी की दोपहरिया में पैदल चलते हैं या साइकिल रिक्शे पे बैठते हैं या ऑटो रिक्शा में बैठते हैं या लोकल ट्रेन या बस की यात्रा करते हैं तो उनके लिए बहुत भारी लगता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए आप कितने भी समृद्ध हों, जब छोटे बच्चों को सड़क पर चलने की, धूप में, आंधी तूफान में चलने की आदत डालना चाहिए कि जरा सी बात में उन्हें तकलीफ ना होने पाए, वरना एक बार जो आदत बढ़ जाती है तो फिर वो छूटती नहीं और इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर हो जाता है सबसे। फिर वो चीजें है ना वो आगे तक चलती हैं, वो बड़े होने के बाद भी उनके साथ में वैसे ही रहता है कि वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे या कुछ इस तरह की चीजें उनके साथ में रहती हैं, कभी भी वो परिस्थितियों के साथ में चल नहीं पाते उस चीज को लेकर। और अब क्या करना है, गाना सुनवाए? सुन लेते हैं। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना, बनावट में दिल की हकीकत छुपाना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर
गिरती तस्वीर जैसे अदाश थी कि नजर शायराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है हो मुझे देख कर आपका मुस्कुरा। जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ, अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है। और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया। मीना कुमारी। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। जीवन। फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। देव आनंद। फौजी भाइयों, अपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुककर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए। बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और सखियां और सखा सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम अपनी टिप्पणियां साझा कर रहे हैं, लेकिन एक विषय हमने दिया था आरती जी, वो है खेल पर। सखी विशेष के अंतर्गत आज हम खिलाड़ी कोनेरू हम्पी के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई कोई टिप्पणी हमें अब तक दिखी नहीं, तो हमने आपसे पूछा था कि आप का क्या अनुभव है, बचपन में आपने कौन सा खेल खेला है। भाई ये तो हम आज शतरंज की खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे। क्या आपने शतरंज का खेल खेला है? अगर नहीं तो कौन सा वाला खेल खेला है वो तो बताइए, और खेल से जुड़े हुए आपके क्या अनुभव हैं। अब खेल में तो संघर्ष की बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब और पूरी दुनिया ही संघर्ष से जुड़ी हुई है ना। जी। तो एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, वो हम पढ़ के सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। एक श्रोता ने लिखा है कि व्यक्तित्व निखरता है संघर्ष। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है न तो लोग आपके संघर्ष को कभी देखेंगे, न ही कोई इसकी तारीफ करेगा। इस कारण से आपका संघर्ष कोई देखता नहीं है, आपकी मेहनत कोई देखता नहीं है, तो भी मेहनत आप करते जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। जी, तो ममता जी कुछ पूछूं आपसे सवाल? ओहो, सवाल से तो हमें बहुत घबराहट होती है, वो भी खेल से जुड़े हुए सवाल के बारे में अगर पूछ रही हैं तो बिल्कुल मत पूछिए। नहीं मुझे पूछना है। पूछना ही है तो। अब वैसे आपने मन में सोच लिया है कि सवाल पूछेंगे, तो देखिए कोशिश करती हूँ मैं जवाब देने की। जी, तो बताइए ममता जी कि घोड़ा कैसे चलता है?
ओफो, कैसे चलता है? मतलब मैंने तो देखा है कि घोड़ा दौड़ता है, चलता कहाँ, वो तो दौड़ते। और बताइए। मैंने तो घुड़सवारी भी की है, घोड़े पर बैठी हूँ और इतना डर गई कि इतनी जोर से चिल्लाई थी। वैसे हम उस घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, सही बताइए कि घोड़ा ही डर गया था। अच्छा। आपके चिल्लाने की वजह से डर गया? हाँ बिल्कुल। अच्छा बताइए, घोड़ा ना सही, ऊंट की तो बताई होगी आपको। हाँ, ऊंट की भी सवारी की थी, ऊंट के साथ भी ऐसे हुआ था। ओहो ममता जी, ऊंट की जान कैसे? लेकिन ऊंट पर जब बैठे और ऊंट जब खड़ा होने लगा तो मेरी जान निकल गई। हमने कहा अब क्या होगा, लेकिन ये की गनीमत है कि हम 2 लोग थे। हाँ। तो जो हमारे साथ थे उनको, उनके साथ हम पकड़ लिए, मतलब मेरे पतिदेव थे, उनको हमने कस के पकड़ लिया, तो ये घबराहट दूर हो गई। तो अब कोई और सवाल पूछने वाली है? अब एक हाथी रह गया। हाथी को तो देख के मैं दूर से डर जाती थी। लगता था कि उसकी सूंड अभी आएगी और मुझे उठा लेगी ऊपर। आपको चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठा लेगा। लेकिन ये हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब पूछ क्यों नहीं आप? क्योंकि घोड़ा टकबक तो रियल वाला घोड़ा चलता ही है, लेकिन जो शतरंज, जिस खेल की आज हम बात कर रहे हैं, उसमें जो घोड़ा है वो चलता है ढाई घर। यस। और ऊंट चलता है तिरछी चाल और हाथी बिल्कुल सीधा चलता है। तो यानी कि अब तक तो आप समझ गए होंगे कि अब माजरा समझ में आ गया है शतरंज के खेल की। और आज हमारी सखी विशेष है जो हमने बता दिया है, कोनेरू हम्पी, जो कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर है, पहली महिला है भारत की। तो चलिए आपकी इस जानकारी में हम भी अपने को शामिल कर लेते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कोनेरू हम्पी के बारे में। हम आज अपने सखियों और सखाओं को बता रहे हैं। 31 मार्च 1987 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मी कोनेरू हम्पी की माता जी का नाम कोनेरू लता है और उनके पिता अशोक कोनेरू है, जो कि एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी हैं। जैसे एक डॉक्टर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर बने, वैसे ही शतरंज के खिलाड़ी अशोक कोनेरू भी चाहते थे कि उनकी बेटी शतरंज की माहिर खिलाड़ी बने और जीत हासिल करे। जी, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी हम्पी रखा, और जिसका अर्थ होता है विजेता। तो हम्पी को विश्व विजेता बनाने में उनके पिता अशोक कोनेरू का अहम योगदान रहा, और बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और हम्पी को शतरंज के गुण सिखाने लगे थे। 6 साल की छोटी सी उम्र से ही हम्पी की रुचि शतरंज में हो गई थी। पिता की मेहनत और अपने हुनर की बदौलत हम्पी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में शतरंज में 3 राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए थे। भारत की ये नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई थी और इन्होंने बहुत सारे खिताब भी जीते बहुत कम उम्र में ही। जी बिल्कुल। और जब इन्होंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, और इन्होंने जब इनकी शादी हुई और फिर उसके बाद जब इन्होंने वापसी करी इन्होंने शतरंज में, तो उसके बाद भी 2 बार इन्होंने आते ही विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली ये भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई। और क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक बार खेल को छोड़ने के बाद वापस उसमें वापसी करना, और वो भी इस तरीके की वापसी करना कि लोग आपको देखते रह जाएं। और हम्पी ओलंपियाड और एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। वो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं, और साथ ही हम्पी पुरुषों का ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला है। और शतरंज में कोनेरू के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था, और इसी के साथ उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ये हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमारी जो सखियां हैं, हमारे सखा है इस फील्ड में जो भी आगे बढ़ रहे हैं, या बहुत छोटी उम्र में लोग शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं, बच्चों को बड़ी दिलचस्पी होती है और इससे उनकी बुद्धि का भी परिमार्जन होता है। तो आप जरूर बिल्कुल आप खुद भी खेलें, जैसे अपने घर में खाली बैठे हैं, तो जैसे मैं खेलती हूँ जो अपने नेफ्यूज हैं उनके साथ मैं खेलती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। उनकी भी बुद्धि बढ़ती है, हमें भी लगता है कि हाँ इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, रचनात्मक सोच सकते हैं, वो चीज होती है इस खेल में। और बच्चों के साथ खेलना है तो सवालों की शुरुआत यहीं से करें। घोड़ा कैसे दौड़ता है, हाथी की चाल कैसी होती है, बच्चे अपने आप शतरंज बिछा के बैठ जाएंगे। सुनते हैं गाना जी। परिंदे यूं
अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से, हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, ये अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ऐ परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, मुट्ठी में दुनिया सारी है, तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। जैसे कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, पहले भी बताया था कि आंवला जो होता है कितना ज्यादा गुणकारी होता है, तो उसी को लेकर हमारे जो श्रोता हैं वो तो उन्होंने लिखा है कि इन दिनों आंवला बहुत सस्ता मिलता है, और कल मैं बाजार गया था, वहां से आंवला खरीद कर लाया 40 रुपए किलो, उसको कद्दूकस किया, उसको धूप में सुखाया, साथ में सेंधा नमक डालकर सुखाया था, और उसका अभी भी मैं शहद के साथ उसका सेवन कर रहा हूं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका अचार भी डाला जाता है और उसको कच्चा भी खाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये फल साल में इन दिनों ठंड में मिलता है और कई लोग इसका भरपूर सेवन करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने बोला है। देखिए, हमारे एक श्रोता ने आंवले के फायदे के बारे में बहुत लंबी लिस्ट भेजी है, तो मैं संक्षिप्त में इसे आप तक पहुंचाती हूँ, मतलब श्रोताओं तक। इन्होंने लिखा है कि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन होते हैं, और ये बहुत पौष्टिक फल है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, और बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आंवला मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है, और हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका उपयोग करने के लिए भी इन्होंने लिखा है कि आंवले का जूस पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आंवला पाउडर बनाकर पानी या दूध में मिलाकर पीने से हृदय स्वास्थ्य और पाचन तंत्र मजबूत होता है, आंवले की चटनी खाने से भी पाचन तंत्र मजबूत होता है, आंवले की चटनी खाने में स्वाद में बढ़ोतरी होती है, तो पता है कि अगर आप खाने के साथ आंवले की चटनी खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसमें खटास को दूर करने के लिए थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, तो और ज्यादा चीनी की बजाय गुड़ प्रयोग कर
सकते हैं। और लिखा है इन्होंने कि आंवला एक बहुत ही पौष्टिक फल है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंवले में विटामिन सी और विटामिन B12 होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक आंवला रोज खाएं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा। आंवले में विटामिन B12 होता है। विटामिन बी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आंवला जो है उसके आंवले में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आंवला पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और डायबिटीज को जैसे बताया कि नियंत्रण करता है। गाना साथ में सुनते रहें तो आंवला मीठा भी लगता है। पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो दर्रों में, तुम बियाबां में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। अब एक ममता जी एक आंवले का मुरब्बा की रेसिपी भेजी है हमें एक श्रोता ने, तो वो इस तरह से है। कुछ की सामग्री है उसकी: आंवला 250 ग्राम, चीनी 1 कप, पानी 1 कप, हरी इलायची 4 से 5, कुटी हुई अदरक 1 इंच, कद्दूकस किया हुआ, नमक आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। अब किस तरह से बनाना है? आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को अच्छे से धो लें और एक बर्तन में उबाल लीजिए उसे। आंवले को पानी में डालकर 15 से 20 मिनट तक उबालें ताकि वो नरम हो जाए। उबालने के बाद आंवले को ठंडे पानी में डालकर ठंडा करें और आंवले को छीलें, बीज निकाल दें, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालिए, उसमें चीनी डालें। हम तो कहेंगे चीनी की बजाय अगर आप गुड़ का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो बहुत ज्यादा पौष्टिक बन जाएगा। और इसे उबालें और चीनी को पूरी तरह से घुल जाए तब तक उसे उबालें। चाशनी को
को थोड़ा गाढ़ा होने दें। अब आंवले के टुकड़ों को चाशनी में डालें, इसमें इलायची, अदरक, नमक, हल्दी पाउडर डालें, इसे धीमी आंच में पकाइए और जब तक आंवला पूरी तरह से चाशनी में घुल ना जाए और चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। इसे पकने में लगभग 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। जब मुरब्बा तैयार हो जाएगा तो गैस बंद कर दीजिए और मुरब्बा को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। बन गया आपका। क्या बात है, इन्हें हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने खेल के बारे में लिखा है कि हमें खेल के बारे में एक ही बात समझ में आ रही है कि खेल में हार जीत तो होती है, यदि 2 टीम रहती है तो जीत तो किसी एक की होगी ना, और एक की हार भी, जबकि हारना कोई नहीं चाहेगा। हारने वाला भी अंत तक मेहनत करता रहता है, पर दोनों तो नहीं जीत सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि शतरंज मेरे घर में बहुत लोग खेलते हैं, मेरा बेटा और मेरे श्रीमान जी, और ऑनलाइन भी खेलते हैं। बेटे ने तो कॉलेज में प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें भी भाग लिया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों के बारे में जो बात आपने कही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाया जाना चाहिए तो बहुत जरूरी है, नहीं तो वरना उन्हें बाद में भीड़ से घुटन होने लगती है। अब ये गाना प्रोग्राम का आखिरी गाना। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाजें थी, लेकिन गाना पूरा नहीं सुनवा सके क्योंकि वक्त हो रहा है खत्म। तो अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।